का किया अनावरण, पीएम सेतु का शुभारंभ। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल, एसीबी और सीआईडी पर साधा निशाना, आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप। जामताड़ा में अंतरप्रांतीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, 3 किलो चांदी और 30 ग्राम सोना बरामद। गोड्डा में मादक पदार्थों के तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई। और रांची और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की रफ्तार थोड़ी थमी। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश से कई इलाके रहे सराबोर, कल के बाद थोड़ी राहत की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार का युवाओं के समग्र विकास पर खास जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित योजनाओं का अनावरण किया। इस मौके पर झारखंड समेत देश भर के 1000 सरकारी ITI के उन्नयन के लिए पीएम सेतु का भी शुभारंभ हुआ। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने श्रमेव जयते और श्रमेव पूज्यते का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कौशल का बड़ा योगदान है। कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा और एक मानसिकता बदलने का एक अभियान है। हम श्रम एव जयते भी कहते हैं और हम श्रम एव पूज्यते भी कहते हैं, और इसलिए उसी भाव को लेकर के देश भर में ITI के जो शिक्षार्थी हैं उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां आए, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए हैं। और राष्ट्र निर्माण में कौशल का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं इसलिए ITI के सभी साथियों का उतने ही सम्मान के साथ आज अभिनंदन करता हूं। आज 2 और बड़ी योजनाएं जो लॉन्च हुई है, 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम से हमारी ITI अब इंडस्ट्रीज के साथ सीधा और मजबूती से जुड़ेगी। देश भर में नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1200 स्किल लैब्स का भी आज उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छोटे बच्चों को कफ सिरप देते समय विशेष सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बच्चों में खांसी की दवा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। सभी राज्यों के लिए इस अहम एडवाइजरी के तौर पर देखा गया है और बच्चों को खांसी की दवा बहुत सोच समझकर सीमित रूप से दी जाए, ये इस एडवाइजरी में कहा गया। ज़्यादातर बच्चों में खांसी जुकाम अपने आप ठीक हो जाते हैं और इसके लिए दवा की ज़रूरत नहीं होती। 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी जुकाम की दवा बिल्कुल ना दी जाए। 5 साल से छोटे बच्चों को भी खांसी की दवाएं आमतौर पर नहीं दी जाती। 5 साल से ऊपर के बच्चों को दवा तब दी जाए जब डॉक्टर क्लिनिकल जांच कर इसे ज़रूरी समझे, वो भी कम से कम मात्रा, कम समय और बिना ज़रूरी दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ। मंत्रालय ने कहा कि बच्चों की देखभाल में पहले घरेलू और गैर दवाइयों वाले उपाय किए जाएं और जैसे पर्याप्त पानी,
आराम और सहायक देखभाल। सभी अस्पतालों, दवा दुकानों और स्वास्थ्य केंद्रों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो सिर्फ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत बनी सुरक्षित दवाएं खरीदें और बच्चों को दें। स्वास्थ्य मंत्री इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कफ सिरप का राज्य में धड़ल्ले से नशे के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है। श्री मरांडी ने कहा कि पिछले वर्ष गुजरात पुलिस की सूचना पर धनबाद के बरबड्डा में प्रतिबंधित कफ सिरप का जखीरा जब्त किया गया था। सीआईडी ने मामले को टेक ओवर किया, लेकिन 14 महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि एसीबी और सीआईडी जैसी राज्य की जांच एजेंसियों की भ्रष्टाचार तथा आपराधिक मामलों की जांच पड़ताल की कार्यशैली संदिग्ध रही है। श्री मरांडी ने आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सारंडा अभ्यारण्य के मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित सारंडा सेंचुरी के नाम पर 13 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की राज्य में तैयारी थी, लेकिन अदालत की फटकार के बाद यह मामला उजागर हो गया और राज्य सरकार के मंसूबों पर पानी फिर गया। श्री प्रकाश ने कहा कि ईडी से जांच होने पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, आजीविका, महिलाओं के समग्र विकास और नवाचार को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान श्रीमती सिंह ने ग्रामीण आवास योजना के लिए मटीरियल बैंक की स्थापना और सौर पैनल, साथ ही जल संचयन संरचनाओं के लिए टॉप अप ग्रांट और हरित तकनीक को प्रोत्साहित करने के सुझाव भी दिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि शिक्षा को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक की 20% सीटें अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की घोषणा की है। के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी अनावश्यक रूप से पिछड़े ना। मैं DGICR और उनकी टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने यूनिवर्सिटीज के वीसीज से चर्चा करके इस समस्या का समाधान निकाला है। अब कृषि विश्वविद्यालयों की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है देश में, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो 3 है, बाकी राज्य सरकारें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चलाती है। उन सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 20% जो स्नातक की सीट्स है वो ICR द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा प्रतियोगिता के माध्यम से भरी जाएंगी और कृषि विद्यार्थी व उनके पेरेंट्स को इससे बड़ी राहत मिलेगी। जमशेदपुर में वरिष्ठ पत्रकार आनंद सिंह की पुस्तक समय के साथ का लोकार्पण हुआ। इस दौरान हिंदी पत्रकारिता को लेकर संगोष्ठी भी आयोजित हुई। पुस्तक लोकार्पण समारोह में विधायक सरयू राय समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान श्री राय ने निष्पक्ष पत्रकारिता पर बल दिया। लिखी है समय के साथ शीर्षक से। इस पुस्तक में विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार हैं, विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर जो उनके विचार हैं। एक पत्रकार जब किसी चीज़ के बारे में लिखता है तो उसी तरह की शैली में उन्होंने ये पुस्तक लिखा है। ये पुस्तक मुझे लगता है पसंद की जाएगी, सूचनाएँ कई मिलेंगी इसमें से, और सबसे बड़ी बात है ये किताब पॉजिटिव तरीके से है, किसी की नुक्ताचीनी, किसी की आलोचना नहीं है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन आयोग द्वारा नामित 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। इन दलों से सीईओ ने अपने अस्तित्व और कामकाज के संबंध में साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अगर ससमय ये दल अपना पक्ष नहीं रख पाए तो समझा जाएगा कि पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। इसकी सूचना राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी।
जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान में 8 से 16 अक्टूबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा। भारतीय विपणन विकास केंद्र और स्वदेशी विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में ये मेला आयोजित किया जाएगा। इस सिलसिले में भूमि पूजन भी किया गया। मेले में देश भर से आए कारीगर और उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय करेंगे। आयोजकों ने वोकल फॉर लोकल को लोगों से आत्मसात करने का आह्वान भी किया। और इसके साथ साथ स्वदेशी मेले में हम लगभग 8 दिन में अनेक गोष्ठी, अनेक प्रतियोगिता और अनेक अन्य कार्यक्रम के माध्यम से स्वदेशी विषयों को जनता के सामने लाएंगे, ताकि स्वदेशी का जो आग्रह है, अपनी संस्कृति का संवर्धन, अपनी वस्तुओं का उपयोग, पर्यावरण का संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, ये सारे विषय हम मेले के माध्यम से लोगों के बीच लेकर जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश में चलाए गए देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने 2 सप्ताह में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अभियान के तहत देश भर में 18 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 10 करोड़ नागरिकों ने हिस्सा लिया। देश भर में चल रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान बड़ी सफलता के साथ पूरा हुआ है। देश भर में आयोजित 18 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों में लगभग 10 करोड़ नागरिकों ने भाग लिया। वहीं 6.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस अभियान से लाभ मिला। 1.78 करोड़ से अधिक जो नागरिक हैं उनके हाई ब्लड प्रेशर की जांच की गई और करीबन 1 करोड़ 72 लाख से अधिक नागरिकों की डायबिटीज की जांच हुई। इसके अलावा 37 लाख से अधिक महिलाओं के स्तन कैंसर की जांच, 19 लाख से अधिक की सर्वाइकल कैंसर जांच, 96 लाख से अधिक के मुख कैंसर की जांच की गई। अभियान के दौरान 62 लाख से ज्यादा प्रसव पूर्व जांच की गई। साथ ही 1 करोड़ 43 लाख से अधिक बच्चों को जीवन रक्षक टीके लगाए गए। 1,51 करोड़ से ज्यादा जो नागरिक हैं उनकी अनीमिया जांच हुई। 85 लाख से अधिक नागरिकों की टीबी जांच की गई। स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए करीबन 2.68 लाख निक्षय मित्रों का पंजीकरण हुआ। वहीं 10 लाख से ज्यादा आयुष्मान प्रधानमंत्री जय कार्ड जारी किए गए। रक्षा के क्षेत्र में भारत के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद्य और सटीक लक्ष्य प्राप्ति का पर्याय बन चुकी है। This is a battlefield of speed, power, and resolve. Here, every sortie shapes history, every mission forges legends. From the icy peaks of the Himalayas to the vast oceans below, a vigilant force commands the air, swift, silent, and relentless. It shields a billion dreams, carrying with it the strength of a nation. For those who dare challenge its domain, the answer is certain. This is the Indian Air Force. Infallible, impervious, precise, achuk, abhedya va sateek. The past year, our engines rode across continents. At Exercise Desert Night 24.1 over the Arabian Sea, Sukhoi 30s, Jaguars and AWACS forged new bonds with France and the UAE. At Red Flag Alaska, Indian Rafales and a 252-strong contingent undertook the longest ferry in our history, proving global reach in both combat and logistics. On the return leg, we trained with Greece and Egypt, diplomacy written in contrails. From pitch black in Australia to Dara Shakti in Malaysia, our Su-30s and IL-76s showed that distance is no barrier to dominance. In the Indian Ocean, our Su-30s and AWACS trained with the USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group, displaying seamless integration with the best in the world. And at Bright Star in Egypt, the tricolor rose above Africa's largest multilateral exercise, our presence commanding respect, our precision undeniable. These were not just exercises, they were declarations that the IAF is not a participant, but a leader.
वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया। हालत ये हुई कि पाकिस्तान घुटने पर आकर युद्धबंदी की गुहार लगाने लगा। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसने अपने उद्देश्यों को तेजी और सटीकता के साथ हासिल किया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 4 से 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 और JF-17 श्रेणी मार गिराए। Radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक प्रवेश किया, बल्कि 300 किलोमीटर तक की अब तक की सबसे लंबी दूरी की मार भी हासिल की, जिससे पाकिस्तान अपने ही क्षेत्र में संचालन करने में असमर्थ रहा। इस दौरान उन्होंने भारतीय विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावों को मनोहर कहानियां कहकर खारिज कर दिया। वायुसेना प्रमुख ने लड़ाकू विमानों के बेड़े को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और संकेत दिया कि फ्रांसीसी राफेल या रूस के Su-57 जैसे अधिग्रहण विकल्पों पर एक सख्त प्रक्रिया के माध्यम से विचार किया जाएगा। I just want to say is that we have to weigh all the options, and we in Defence Ministry and in Indian Air Force we have a very set process of induction of any weapon system, and that process will be followed. So what comes will depend on what meets the requirement and what is the best for us. भविष्य की तैयारी और आत्मनिर्भरता पर भारतीय वायुसेना ने युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2047 का रोड मैप तैयार किया है। अचूक, अभेद्य और सटीक, इस ध्येय वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना तैयार है कहीं भी कभी भी स्ट्राइक करने के लिए देश के दुश्मनों के खिलाफ। इस मैसेज के साथ आज वायुसेना अध्यक्ष ने पूरे भारत को यह आश्वस्त किया कि भारतीय वायुसेना और देश की तीनों सेनाएं हमेशा तैयार हैं देश की सरहदों की हिफाजत करने के लिए। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ में विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। जामताड़ा में पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 किलो चांदी सहित लगभग 10 लाख के जेवरात के साथ 3 अंतर प्रांतीय चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि शिवपुर गांव के एक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आलोक में इस गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जिसमें पिंटू कुमार सिंह है, विवेक कुमार है और सचिन सिंह है। तीनों जो श्रीपुर के ही रहने वाले हैं जहां चोरी हुआ था, और इनके द्वारा ये अपने कन्फेशंस में इन्होंने जिक्र किया कि इनके द्वारा जो है चोरी को अंजाम दिया गया है, और जो चोरी की गई सामग्री है, जो जेवरात हैं, वो लगभग 3 किलो 100 ग्राम की चोरी चांदी की चोरी हुई थी और सोने का लगभग 30 ग्राम के आसपास की सोने की जेवरात की चोरी की गई थी। उधर गोड्डा में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसडीपीओ अशोक रविदास ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र से 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से ब्राउन शुगर समेत अन्य सामान जब्त किए गए हैं। वहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया और सर्चिंग के दौरान उनके पास से 150.3 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। साथ ही साथ उनके पास से जो माप तौल की जो मशीन होती है, वो 3 माप तौल की मशीन भी जब्त की गई है। 4 विभिन्न कंपनियों का मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन भी उनके पास से जब्त किया गया है। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ में गोड्डा थाना कांड संख्या 196-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर ली गई है।
राज्य के पूर्व प्रधान महालेखाकार सह कांग्रेस नेता बेंजामिन लकड़ा का निधन हो गया है। वे कुछ दिनों से बीमार थे और रांची के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कई राजनेताओं ने उनके असामयिक निधन पर संवेदना व्यक्त की है। हाथियों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जमशेदपुर में कल विशेष मैराथन रन फॉर गजराज का आयोजन होगा। डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि 16 किलोमीटर लंबे इस मैराथन में लगभग 4000 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। एवं टाटा जूलॉजिकल सोसाइटी मिल करके हम लोग एक रन फॉर गजराज का आयोजन दलमा शहर बेड़ा फुटबॉल ग्राउंड से कर रहे हैं। यह मैराथन रेस 16 किलोमीटर का रेस है जो शहर बेड़ा फुटबॉल ग्राउंड से शुरू होगा और दलमा की तलहटी में और गांवों से होते हुए घूमते हुए 16 किलोमीटर की दूरी में ये मैराथन रेस का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो भी फर्स्ट और विजेता इसमें होंगे उनको 31,000, 21,000 और 11,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ चौथे और पांचवें नंबर पर आने वाले को 5-5 हज़ार रुपये का इनाम दिया जाएगा। विश्व पशु कल्याण दिवस पर आज देश और दुनिया में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। 4 अक्टूबर को पूरी दुनिया मिलकर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे यानी विश्व पशु कल्याण दिवस मनाती है। इस साल की थीम जानवर बचाओ धरती बचाओ है। ये संदेश नहीं के साथ एक मिशन भी है। हर जानवर की सुरक्षा, हर प्राकृतिक घर यानी हैबिटेट का संरक्षण एक सेहतमंद और संतुलित धरती की ओर अहम कदम है। जानवरों की सुरक्षा करना दया करने के साथ साथ ये जलवायु संरक्षण है, जैव विविधता को बचाना है और भविष्य को सुरक्षित करना है। दुनिया भर में लोग छोटे छोटे लेकिन असरदार कदम उठा रहे हैं, जैसे आवारा जानवरों को बचा रहे हैं, शेल्टर होम्स का साथ दे रहे हैं, लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित कर रहे हैं, नदियों, समुद्र तटों और जंगलों की सफाई कर रहे हैं और उन बेजुबानों के लिए आवाज उठा रहे हैं जो बोल नहीं सकते। इन सब प्रयासों से पर्यावरण संतुलन को बल मिल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र ठीक हो रहा है, जिससे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इस वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे पर आइए जीवन के हर रूप के साथ खड़े हों, चाहे वो बालों वाले हों, पंखों वाले हों या फिर शल्क पट्टी वाले जंतु हों। आइए जीव जंतु बचाने के साथ धरती बचाएं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। 4 अक्टूबर साल 1977 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी में भाषण देकर उन्होंने हिंदी भाषा के मान को बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को तब संबोधित किया जब वे विदेश मंत्री थे। आज हर भारतीय को इस बात पर गर्व है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे वाजपेयी ने हिंदी में भाषण देकर हिंदी भाषा का परचम लहराया था। उनके भाषण के बाद यूएन का सभागार तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 4 अक्टूबर साल 1931 को इटली के फ्लोरेंस में विश्व संरक्षण संगठन सम्मेलन के दौरान विश्व पशु दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की घोषणा हुई। सबसे पहले विश्व पशु दिवस मनाने का सुझाव जर्मन लेखक हेनरिक जिमरमैन ने दिया। उन्होंने 24 मार्च 1925 को बर्लिन में प्रथम विश्व पशु दिवस का आयोजन किया। जिमरमैन ने विश्व पशु दिवस के प्रचार प्रसार पर अथक प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप साल 1931 से इसे वैश्विक स्तर पर विश्व पशु दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। इस दिन का मूल उद्देश्य पशु कल्याण मानकों में सुधार करना और जानवरों के प्रति प्यार प्रकट करना है, ताकि उनका जीवन सक्षम और बेहतर हो सके। इस दिवस के उद्देश्य में विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना भी है। 4 अक्टूबर साल 1884 को रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के अगोना में हुआ।
उन्होंने हिंदी साहित्य में आलोचना और समीक्षा को अहम स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामचंद्र शुक्ल 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदी साहित्यकारों में से एक थे। हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ शुक्ल ने ही सर्वप्रथम हिंदी वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने की सिफारिश की है। प्राधिकरण ने A+ श्रेणी के 4 शहरों तथा A श्रेणी के 9 शहरों में डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवा शुरू करने के लिए आरक्षित मूल्य की अनुशंसा की है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने की सिफारिश की है। प्राधिकरण ने A+ श्रेणी के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई और साथ ही A श्रेणी के 9 शहरों हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर और नागपुर में डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवा शुरू करने के लिए आरक्षित मूल्य की अनुशंसा की है। और ट्राई ने कहा है कि नए प्रसारकों द्वारा डिजिटल रेडियो सेवाएं सिम्युलकास्ट मोड में शुरू की जानी चाहिए। वर्तमान एनालॉग FM रेडियो प्रसारकों को भी स्वैच्छिक आधार पर सिम्युलकास्ट मोड में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्राधिकरण ने कहा है कि डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए अनुमति की अवधि 15 वर्ष होनी चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार का युवाओं के समग्र विकास पर फोकस। प्रधानमंत्री ने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का किया अनावरण। पीएम सेतु का भी शुभारंभ। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। एसीबी और सीआईडी पर साधा निशाना। आरोपियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। जामताड़ा में अंतरप्रांतीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। 3 गिरफ्तार। 3 किलो चांदी और 30 ग्राम सोना बरामद। गोड्डा में मादक पदार्थों के तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई। और रांची और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की रफ्तार थोड़ी थमी। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश से कई इलाके रहे सराबोर। कल के बाद थोड़ी राहत की उम्मीद।